देखो इस साल मई में बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 2 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं। छोटा सा एनेक्डोट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखो एक घटना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है। बेसिक्स के साथ इस इशू को डिस्कस करेंगे। Good morning guys, today is 1st September 2016. Good morning, today is 1st of September 2017. Good morning, today is 1st of June 2018. नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 जुलाई 2019। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अगस्त 2020। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अगस्त 2021। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अगस्त 2022। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एक्चुअल डिस्कशन में। तो ये छोटा सा टीजर आपने देखा OnlyIS की पास्ट की जर्नी से संबंधित। लेकिन देखो अब एक स्टेप आगे बढ़ने का समय आ गया है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि OnlyIS कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग और इनोवेटिव इनिशिएटिव लाने वाली है, जिसके लिए OnlyIS जाना जाता है। खैर, आज की डिस्कशन की हम शुरुआत करते हैं। आज 8 फरवरी है। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे MSMEs से संबंधित। MSMEs पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आर्टिकल हम पाकिस्तान की सिचुएशन से संबंधित डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के समय में, आज के समय में जो हालात है काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। तीनों प्रकार से सिचुएशन खराब है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी खराब है। तीसरे नंबर पे इवन टेररिज्म की समस्या काफ़ी गंभीर है। और सबसे लास्ट में इंडिया कनाडा रिलेशंस से संबंधित आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए, जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एथिक्स में। इवन ऐसे भी, मोर थिंग्स ए मैन इज असेम्ड ऑफ मोर रिस्पेक्टेबल ही इज। असेम्ड होने का मतलब होता है शर्मसार होना। जैसे आप कोई गलती कर देते हो, आपको शर्म आने लगती है कि मैंने ये गलती क्यों की, वो सिचुएशन होती है असेम्ड ऑफ। देखो, इंसान ना शर्मसार तभी होता है जब इंसान इंट्रोस्पेक्ट करता है, सोचता है अपने एक्शन के बारे में। अब जो इंसान इंट्रोस्पेक्ट करता है, जो इंसान शर्म फील करता है, वो देखो ज्यादा इंटीग्रिटी वाला होता है, वही ज्यादा रिस्पेक्ट गेन करता है। आप गांधी जी का एग्जांपल ले सकते हो। गांधी जी ने ना अपनी बुक में अपनी काफी गलतियों के बारे में बताया है। जैसे वो एक बार ब्रोथल गए थे, इवन उन्होंने एक बार मीट ट्राई किया था, उन्होंने झूठ बोला। अनेकों मिस्टेक्स के बारे में गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया है। लेकिन इन गलतियों से देखो हमारी जो रिस्पेक्ट है गांधी जी के प्रति, वो कम तो नहीं हुई। बल्कि देखो, जो इंसान अपनी गलतियां मानता है ना, क्योंकि देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आमतौर पे सोसाइटी में ना ये उम्मीद की जाती है किसी भी इंसान से कि वो रैशनल हो, वो हमेशा अच्छे डिसीजन ले। लेकिन देखो सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान हमेशा रैशनल नहीं रह सकता, हमेशा वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता। कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी गलतियां करता ही है। बट इंटीग्रिटी वाला इंसान वो है, रिस्पेक्ट वो इंसान गेन करता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जो उनसे सीखता है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो इस कोट के जवाब में। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत में राइटर ये कहते हैं, 2023 की शुरुआत में इंडिया की इकोनॉमी के रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है। कहां से रिकवर कर रही है? आपको पता है कोविड-19 की महामारी आई, उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। तो इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से इंडिया की इकोनॉमी और दूसरे देशों की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ा था। लेकिन आर्टिकल में फोकस इंडिया की इकोनॉमी पर है और उससे भी ज्यादा उसमें MSMEs के रोल पर है। तो राइटर ये कहते हैं, देखो इकोनॉमिक रिकवरी में जो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और रहने वाला है। उस पर तो काफी चर्चा हो रही है, बट MSME सेक्टर पर चर्चा नहीं हो रही है। जबकि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाहर MSME जो सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, वो सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है।
2023-24 के यूनियन बजट में कुछ सरकार ने स्टेप्स तो उठाए हैं एमएसएमईज के लिए, लेकिन देखो बावजूद इसके आज के समय में जो एमएसएमईज हैं काफ़ी तरह की चैलेंजेस फेस करती हैं। अगर उन चैलेंजेस को हम एड्रेस कर देते हैं तो एमएसएमईज का जो कंट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, और हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं देश की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ज़्यादा सस्टेनेबल, ज़्यादा इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव होने का मतलब ये है समाज में जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको भी साथ लेके चले। आगे हम आर्टिकल में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे एमएसएमईज ये इंश्योर कर सकती हैं कि सभी वर्ग ग्रोथ में भागीदार बने। इसके अलावा ग्रोथ सस्टेनेबल भी रह सकती है, लंबे समय तक रह सकती है। अब सबसे पहले देखो हम एमएसएमईज की बात करते हैं। एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती कौन सी हैं? इसके लिए एक एक्ट है, इनको रेगुलेट किया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत। कौन सी मिनिस्ट्री में ये आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, अलग से एक मिनिस्ट्री है। पहले तो देखो इनको ना क्लासिफाई किया जाता था इस आधार पर कि किसी एंटरप्राइज में, किसी फर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। बट 2020 में एक नई चीज ऐड की गई कि एमएसएमईज को क्लासिफाई किया जाएगा, भाई कौन सी माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है, इस बेस पर भी कि किसी फर्म का टर्नओवर कितना है। दोनों चीजें देखी जाएंगी, एक तो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है प्लांट में, मशीनरी में, और दूसरा यह भी देखा जाएगा कि टर्नओवर कितने का है। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखी जाती थी, लेकिन 2020 की गाइडलाइन के बाद अब दोनों चीजें देखी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट भी और टर्नओवर भी। देखो वो फर्म्स जहां पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो ऐसी फर्म्स, ऐसी एंटरप्राइजेज कहलाती हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज। अब दूसरे नंबर पे ऐसी एंटरप्राइजेज जहां पे इन्वेस्टमेंट प्लांट लगवाने में या फिर मशीनरी खरीदने में 10 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो ऐसी एंटरप्राइजेज कहलाती हैं स्मॉल एंटरप्राइजेज। और तीसरे नंबर पे मीडियम एंटरप्राइज, देखो वो एंटरप्राइजेज जिनमें इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल झाड़ू बनाने की फैक्ट्री है, वहां पे इन्वेस्टमेंट लगी है 49 करोड़ और टर्नओवर है 240 करोड़, तो ऐसी जो एंटरप्राइजेज हैं वो कहलाएंगी मीडियम एंटरप्राइजेज। क्लासिफिकेशन हमने समझ ली। इसके बाद आर्टिकल में एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत 5 स्टैट्यूटरी बॉडीज आती हैं जो एमएसएमई से संबंधित हैं। यह क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है, जैसे कोयर बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एमएसएमई। आप बताइए कोयर होता क्या है? COIR, क्या होता है ये कोयर? देखो नारियल के ऊपर जो जटा नहीं होती, जो रेशे होते हैं नारियल के ऊपर, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी नारियल को जरूर तोड़ा होगा। जो साउथ इंडिया में नारियल का पानी पीते हैं वो नहीं, जो नॉर्थ इंडिया में नारियल होता है उसके ऊपर कुछ रेशे होते हैं, उनसे काफी तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, रस्सियां भी बनती हैं, तो वो होता है कोयर। कोयर बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत। अब सिग्निफिकेंस की बात करें, एमएसएमई की सिग्निफिकेंस क्या है? रूरल डेवलपमेंट के लिए वरदान है, क्योंकि देखो 51% जो एमएसएमई है रूरल एरिया में है। बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं वो रूरल एरियाज में नहीं जाती हैं, एमएसएमई रूरल एरिया में इस्टेब्लिश होती हैं, तो रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, वो भी कम कॉस्ट पर। समझ गए? अब TCS जैसी कंपनीज तो नहीं इस्टेब्लिश होंगी रूरल एरियाज में, वहां तो उनको स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे, लेकिन एमएसएमईज बहुत जाती हैं रूरल एरिया में, तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एक्सपोर्ट। 2020-21 में एमएसएमई ने ग्रोस वैल्यू एडिड में कंट्रीब्यूशन किया कितना? 26.8%। अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक का डेटा है। एमएसएमई का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन कितना? 42.6%। उसके बाद 2020-21 का डेटा है, टोटल जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे देश में उसमें से एमएसएमई का कितना कंट्रीब्यूशन? 38.4%। तो मतलब हर लिहाज से देखें एमएसएमईज का रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। बहुत रोजगार प्रोवाइड करती हैं एमएसएमईज, एग्रीकल्चर के बाहर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली हैं ये एमएसएमईज। टोटल 11.1 करोड़ लोगों को अभी तक इन्होंने रोजगार दिया हुआ है आज के समय में। मतलब टोटल हमारे देश में जितने वर्कर्स हैं 45% तो एमएसएमईज में काम करते हैं। तो मेक इन इंडिया मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एमएसएमईज। और इनका ना एमएसएमईज का स्ट्रक्चर काफी सिंपल रहता है।
जैसे छोटी छोटी फर्म्स हैं, और ओनर कंट्रोल करता है तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है, आसान होती है, फैसले लेना आसान होता है। इसलिए ये एमएसएमईज एफिशिएंसी के साथ ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर में काम कर पाती हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन प्रमोशन, क्योंकि देखो ये एमएसएमईज है ना, लोकल रिसोर्सेज को यूज करती हैं। अब मान लीजिए कोई झाड़ू बनाने वाली फैक्ट्री है, वो लोकल लेवल पे लकड़ियों को इंपोर्ट करेगी, बाकी चीज़ों को इंपोर्ट करेगी, तो इससे लोकल लेवल पे रिसोर्स का मोबिलाइजेशन हो जाता है और लोकल लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं। चूंकि ये एमएसएमईज लोकल लेवल पे ही रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती हैं, तो बहुत बार इनोवेटिव चीज़ें भी निकल के आती हैं। बोलते हैं ना कि जुगाड़ किया है, तो जुगाड़ के चक्कर में कई बार कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट निकल के आते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन इसलिए देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 66.27% जो एमएसएमईज हैं वो सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स के द्वारा ओन की जाती हैं। मतलब मालिकाना हक जो है 66.27% एमएसएमईज का सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स के पास में है, और रूरल एरियाज में तो ये डेटा 73.67% हो जाता है। समझ गए? तो सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स के जो लोग हैं वो ज़्यादा एमएसएमईज ओपन करते हैं। अब उनका व्यापार चलता है, वो बिजनेस करते हैं, वो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इंक्लूजन भी आता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एमएसएमईज सभी वर्गों की भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन इंश्योर करने की कोशिश करती है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब इसके बाद सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं एमएसएमईज के लिए? कुछ स्कीम्स हैं, जैसे रेजिंग एंड एक्सेलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैम्प स्कीम है। इस स्कीम में कोशिश की जाती है कि एमएसएमईज को आसानी से क्रेडिट मिले, उनको मार्केट एक्सेस मिले, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मिले। मतलब स्कीम्स देखो इसी से संबंधित है। यही चैलेंजेस एमएसएमईज फेस करती हैं, जैसे उनको क्रेडिट टाइम पे नहीं मिलता। अभी आएंगे चैलेंजेस, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रॉब्लम्स पता हो तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम से संबंधित ही स्कीम फिर सरकार चलाती है। वही स्कीम्स हैं, रैम्प स्कीम है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, एस्पायर। इसके बाद लास्ट है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो ये सारी स्कीम्स हैं सरकार की। जब भी एमएसएमई से संबंधित क्वेश्चन आए तो सरकार के इनिशिएटिव के बारे में आप जरूर लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, करंट चैलेंजेस कौन से फेस किए जाते हैं एमएसएमई सेक्टर के द्वारा? सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। क्रेडिट फाइनेंस आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते एमएसएमईज, बैंक उन्हें आसानी से लोन नहीं देते। कॉर्पोरेट ग्रुप्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को बैंक लोन दे देते हैं, लेकिन एमएसएमईज को नहीं देते। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनोवेशन। अब आप बोलोगे सर एक पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था, इनोवेशन लेके आते हैं, हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो जो ज़्यादातर एमएसएमईज है ना, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज का यूज़ करती हैं। नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको पता है R&D चाहिए, R&D करनी होती है, उसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा तो एमएसएमईज के पास इतना होता नहीं। देखो दो चीज़ें हैं, एक है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है बिजनेसमैन। मतलब एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूं। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एक नया आइडिया की सहायता से किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करता है। बड़ी सोच होती है एंटरप्रेन्योर की। बिजनेसमैन कुछ नया नहीं सोचता, बिजनेसमैन किसी ओल्ड आइडिया की सहायता से बिजनेस करने की सोचता है। एंटरप्रेन्योर जैसे ये सोचता है कि मैं कुछ मार्केट में नया ही कर दूं, नई चीज लेके आऊं जिससे बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत बड़ी लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो। लेकिन बिजनेसमैन का यूं होता है कि पुराना कोई आइडिया है, पुराना जो कंसेप्ट है, उसकी सहायता से बिजनेस किया जाए और पैसा कमाया जाए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एंटरप्रेन्योर्स कम है एमएसएमईज में, बिजनेसमैन ज्यादा हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन। 86% एमएसएमईज जो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। और देखो 6.3 करोड़ एमएसएमईज में से सिर्फ 1.1 करोड़ एमएसएमईज ऐसी हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, जो जीएसटी रेजिम में आती हैं। और इवन उससे भी कम 1.1 करोड़ तो जीएसटी रेजिम में आती हैं, लेकिन उससे भी कम इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करती हैं। तो फॉर्मलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। एमएसएमईज में जो लोग काम करते हैं वो ज्यादातर अनस्किल्ड होते हैं। स्किल्ड एम्प्लॉइज कम काम करते हैं एमएसएमईज में।
जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उनको पता है स्किल्ड एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस, तो वो स्किल प्रोवाइड भी करते हैं, लेकिन एमएसएमईज में ये सब कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। आज के समय में देखो जो बिजनेस हैं वो ज़्यादा नॉलेज बेस्ड होते जा रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकता है, ज़्यादा इनोवेशन ला सकता है, वो ज़्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाता है। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एमएसएमईज के पास में ना उतने रिसोर्स और कैपेसिटी नहीं होती इनोवेशन लाने की। सबसे लास्ट में है कंपटीशन। कंपटीशन आज के समय में देखो बहुत बढ़ गया है। हर एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितनी कितनी फर्म्स हैं। इवन कोई नया आइडिया लेके भी आता है ना, तो उसको देख के कई सारी फर्म्स तुरंत खुल जाती हैं कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, हमें भी इस पे बिजनेस करना चाहिए। तो ना एमएसएमईज काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचा जाए डोमेस्टिक मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब रेगुलेशन की काफ़ी दिक्कतें हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कंस्ट्रक्शन परमिट, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना, टैक्स पे करना, मतलब दूसरे देश में ट्रेड करना, बहुत सारी दिक्कतें एमएसएमईज फेस करती हैं। रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा टाइट है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, परमिशन लेने में दिक्कतें आती हैं, लाइसेंस लेने में दिक्कतें आती हैं। क्या करना चाहिए एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए? सबसे पहले एमएसएमईज का डिजिटाइजेशन हो। जितना ज़्यादा देखो ऑनलाइन एमएसएमईज आएंगी, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगी, डिजिटाइज होंगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी, कॉस्ट कटिंग होगी, ये जरूरी है। नेक्स्ट है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। देखो ये कहती है, लॉजिस्टिक आप समझते हो ना, लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है कि एक स्थान से, फॉर एग्जांपल ए से बी पर सामान भेजा जाए कम कॉस्ट पर, जल्दी से जल्दी। हमारे देश में ना लॉजिस्टिक सेक्टर कमजोर है थोड़ा, मतलब कोरियर सर्विसेज आपको पता है महंगी है, लेट पहुंचाती है सामान। लेकिन देखो अगर देश में बढ़िया से बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करना है ना, अगर ये इंश्योर करना है कि हमारी जो एंटरप्राइजेज हैं दूसरे देशों की एंटरप्राइजेज के मुकाबले में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हों, तो लॉजिस्टिक सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। एक तरफ देखो चाइना की फर्म्स हैं जो काफी जल्दी से यूएसए में सामान भेज देती हैं, और एक तरफ हमारी फर्म्स हैं, उनको देखो सामान भेजने में लंबा समय लगता है। तो यूएसए के लोग कौन सा सामान मंगवाएंगे, यूएसए की कंपनीज किसका सामान मंगवाएंगी? ऑफ कोर्स चाइना का, क्योंकि उनको लगता है कि वो जल्दी सामान भेज देंगी, सस्ते में भेज देंगी, कोरियर की कॉस्ट वो है वो कम हो जाती है। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का टारगेट ये है कि जो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसे अभी 13-14% ऑफ जीडीपी से कम करके 8% ऑफ जीडीपी तक लेके आना है। तो इस टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए तो एमएसएमईज को काफी फायदा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन ई कॉमर्स। तो देखो आ गया है, बट अभी ना बहुत कुछ करना बाकी है। एमएसएमईज को इसका फायदा नहीं मिल रहा है ई कॉमर्स का। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज है कैश ऑन डिलीवरी का प्रोविजन देती हैं। तो एमएसएमईज ना, जो हमारा पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है ना, जो पोस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ टाई अप कर सकती है कैश ऑन डिलीवरी के लिए। जो इंडियन रेलवेज है इसके साथ टाई अप किया जा सकता है सामान को जल्दी पहुंचाने के लिए। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस, ऐसे कुछ एसोसिएशन एमएसएमईज को करने होंगे बढ़िया से, तब वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस का सामना कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान में क्राइसिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एस अकबर जैदी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो पाकिस्तान के ही हैं और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में कॉलम लिखते हैं। शुरुआत में ये बोलते हैं, देखो क्राइसिस आना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। शुरुआत से ही, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है 1947 में, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान में क्राइसिस आते रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ देश से, इंडिया से, तो वहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस आ गए। 14 लाख लोग एकदम से पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान के पास ऐसा इंफ्रा नहीं था कि इतने लोगों को एकोमोडेट कर सके। उसके बाद देखो अभी तक अनेकों बार पाकिस्तान में क्राइसिस आए और ऐसा भी बोला गया कि जैसे अब पाकिस्तान टूट जाएगा या फिर पाकिस्तान वापस भारत के साथ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके लिए पाकिस्तान के लोगों की रिजिलियंस को क्रेडिट दिया जा सकता है कि इतनी बार क्राइसिस आने के बावजूद पाकिस्तान अब सरवाइव कर रहा है एक अलग देश के रूप में। लेकिन देखो, मतलब वो एक कहावत है ना कि भिगो भिगो के मारना। शुरू में राइटर थोड़ी तारीफ कर देते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं कि ये जो अब क्राइसिस चल रहे हैं ना, ऐसे क्राइसिस पास्ट में कभी नहीं देखने को मिले पाकिस्तान में। 3 तरह के क्राइसिस हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस और तीसरे नंबर पे टेररिज्म संबंधित प्रॉब्लम। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक संबंधित क्राइसिस के। देखो अभी तक पाकिस्तान ना कैसे न कैसे सरवाइव करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ देशों ने मदद की, जैसे डोनेट वगैरह कर दिया, ग्रांट दे दी पाकिस्तान को, जैसे यूएसए जैसे कंट्रीज हैं। 2001 में जब हमला हुआ था
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। उस समय भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत थी अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाने के लिए, तो यूएसए ने पाकिस्तान को काफ़ी मदद दी, ग्रांट दी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ गई। कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को लोन दे देते हैं, कई बार ग्रांट दे देते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, चाइना है। इसके अलावा पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मांगता रहता है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ से। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा कि आईएमएफ इवन 1.1 बिलियन डॉलर्स का लोन हमें देने के लिए बहुत हार्श कंडीशंस रख रहा है कि आप ये स्टेप उठाइए, और उन स्टेप्स को उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आप इतना टैक्स लगा दीजिए, इतने खर्चे कम कर दीजिए, ये सब कर दीजिए, वो कंडीशंस काफ़ी हार्श है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अनुसार, और लोन दे रहा है फिर भी सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स का। हमारे देश में जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है ना, तो अदानी की 60 बिलियन डॉलर्स की वेल्थ का नुकसान हो गया है, शेयर्स इतने डाउन हो गए हैं, 60 बिलियन डॉलर्स। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर की मदद आईएमएफ से लेने के लिए तड़प रहा है, इतनी हार्श कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो पाकिस्तान की सिचुएशन का। आज के समय में देखो, पाकिस्तान जो आईएमएफ से लोन लेने की कोशिश कर रहा है ना, ये 23rd बार ऐसा होगा, 23वीं बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान आईएमएफ से लोन मांग रहा है। इन्फ्लेशन आज के समय में पाकिस्तान में है 28%। रुपये की वैल्यू, पाकिस्तान रुपये की वैल्यू पिछले 7 दिनों में 17% गिर गई है। आज $1 में मिलते हैं पाकिस्तान के 300 रुपीज। और देखो, ये जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के पास अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ इतना पड़ा है $3 बिलियन, जिससे 1 महीने का काम मुश्किल से चलेगा इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगाई हैं ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाया जा सके, बट देखो वो नाकाफी है। मतलब देखो, अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बहुत ज्यादा बुरे हाल हैं। सिचुएशन देखो 2001 में भी काफी खराब थी, लेकिन उस समय ना मुशर्रफ रूल कर रहे थे, जिनकी हाल ही में डेथ हुई, तो कम से कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। बट आज के समय में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है पाकिस्तान में। आप देखिए, प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, और वो कोalition गवर्नमेंट है पाकिस्तान में अभी। इमरान खान, जिनको ये लगता है मुझे गलत ढंग से हटाया गया, आर्मी का रोल था मुझे हटाने में, तो वो एक तरफ देखो बार बार मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। वहां के 2 प्रोविंसेस में इनकी सरकार है, और असेंबलीज डिसॉल्व हो चुके हैं जहां पे इनकी सरकार थी। मतलब 2 प्रोविंस तो ऐसे हैं पाकिस्तान में जहां पे अभी कोई सरकार है ही नहीं। मान के चलिए, हमारे देश में 2 बड़े स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां पे कोई सरकार ही ना हो, स्टेट गवर्नमेंट ही ना हो, तो ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान में। और हमारे देश में तो इतने सारे स्टेट्स हैं, वहां पे तो प्रोविंस भी बहुत कम है, 4-5 हैं जितने भी हैं। 67% पॉपुलेशन इन 2 प्रोविंसेस में है जिनकी अभी कोई सरकार नहीं है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार आर्मी के जो बड़े जनरल्स हैं उन्हें गालियां दे रहे हैं, उन्हें उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं खुलेआम, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था। जैसे बाजवा जो है ना, पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका काफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इमरान खान। इमरान खान का आरोप है कि मुझे हटाने में इनका रोल था। मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। और तीसरे नंबर पे है टेररिज्म की चुनौती। देखो, फेमस कहावत जो हम बार बार याद करते हैं, अगर आप अपने घर के बैकयार्ड में सांप पालते हो तो सांप से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेगा, आपको नहीं काटेगा। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया अफगानिस्तान में, लेकिन देखो पाकिस्तान का जो ये सोच थी कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तालिबान सत्ता में आएगा, हमारी कठपुतली रहेगा, वो दाव पूरी तरह से फेल हो गया। आज के समय में तालिबान के रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है। दूसरी तरफ तालिबान की जो एक आर्म है, तहरीक तालिबान, वो पाकिस्तान में भी तालिबान का रूल इस्टेब्लिश करना चाहती है, और इसके लिए काफी सारे हमले पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। 30 जनवरी को पाकिस्तान की एक मस्जिद में हमला हुआ जिसमें 100 से ज्यादा जो वर्शिपर्स हैं वो मारे गए। राइटर कहते हैं, देखो ऐसी सिचुएशन में जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं ना, वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। जैसे जब भी कोई टेररिज्म की चुनौती आती थी ना, पहले पाकिस्तान के जो जनरल्स थे, लीडर्स थे, तुरंत एक्शन लिया करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान की मस्जिद में हमला हुआ और तुरंत पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल सैयद असीम मुनीर, ये यूके की 5 दिनों की यात्रा पर निकल गए। मतलब रिजोल्व नहीं देखने को मिल रहा है, डिटर्मिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाए।
तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं पाकिस्तान का जो स्टेट है ना, फेल्ड स्टेट बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, डिसफंक्शनल स्टेट बन गया है, जहां पे जो लीडर्स हैं, चाहे वो आर्मी में हो या फिर डेमोक्रेटिक लीडर्स हो, उनका एक ही मकसद रह गया है, जैसा लगता है कि अपनी प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करके, पावर को यूज करके ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए, और सिटीजन्स के जो कंसर्न्स हैं, सिटीजन्स की जो डिमांड्स हैं, उनके प्रति पाकिस्तान के लीडर्स पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव हो गए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पाकिस्तान की सिचुएशन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और कनाडा रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, अभी तक ना इंडिया और कनाडा के रिलेशन काफी खराब फेज से गुजर रहे थे, बट अब रिलेशंस में एक प्रकार से रीसेट देखने को मिल रहा है। जैसे मोबाइल को हम रीसेट कर देते हैं ना, सिस्टम को रीसेट कर देते हैं, उसी प्रकार से इंडिया और कनाडा के रिलेशन अब फिर से पटरी पर आ रहे हैं। उसका संकेत है कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलिने जोली, इनकी भारत यात्रा पर आना। मतलब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। इसके बाद मार्च में कनाडा की विदेश मंत्री फिर से आएंगी, जब G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, और उसके बाद लास्ट में जब G20 का समिट ऑर्गेनाइज होगा, तब फिर से कनाडा के विदेश मंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत की यात्रा पर आएंगे। लेकिन देखो, इससे पहले ऐसा नहीं था। कनाडा को लेकर ना इंडिया के काफी कंसर्न्स हैं। जैसे एक तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बोला, जबकि इंडिया ने बोला कि फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया का इंटरनल इशू है, हम अपने हिसाब से इसे सुलझा लेंगे, आप इस पे क्यों टिप्पणी कर रहे हो, आपका क्या लेना देना इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट पर। दूसरा इंडिया का कंसर्न ये है, इंडिया में फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, इनको लेके बार बार कनाडा के जो लीडर्स हैं टिप्पणी करते रहते हैं, कनाडा की सरकार के नुमाइंदे टिप्पणी करते हैं, इंडिया को ये बातें अच्छी नहीं लगती। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को लेके। कनाडा में काफी सारे खालिस्तानी ग्रुप्स एक्टिव हैं जो वहां पे अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इंडिया की सरकार बार बार कनाडा की सरकार को बोलती है कि भैया आप इन पर लगाम लगाइए, लेकिन कनाडा की सरकार ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि कनाडा की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एक पॉलिटिकल वोट बैंक हैं। तो ये इंडिया की बड़ी शिकायत है। तो इसी वजह से देखो 2018 में ना पाकिस्तान याद आ रहा है पिछले आर्टिकल की वजह से, कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। 5 दिनों की यात्रा थी, लेकिन देखो वो विजिट ना बिल्कुल डिजास्टरस थी। डिजास्टर्स मतलब भारत के सरकार में जो बड़े लीडर्स हैं ना, उन्होंने बिल्कुल भाव नहीं दिया कनाडा के प्रधानमंत्री को, जो 5 दिनों तक भारत की यात्रा पर थे। कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो विजिट बिल्कुल डिजास्टरस थी। मतलब 2018 के बाद से ही रिलेशन बिल्कुल ठंडे बस्ते में थे। बट अब आपको पता है इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, तो इंडिया भी चाहता है कि सभी देश जो G20 के मेंबर्स हैं उनके साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हों, तभी इस समिट को बढ़िया ढंग से सफल बनाया जा सकता है। तो इंडिया ने कोशिश स्टार्ट कर दी कि जिसके साथ भी रिलेशन अभी अच्छे नहीं है उनके साथ रिलेशन ठीक किए जाएं, ताकि G20 के समिट को सफल बनाया जाए। वैसे देखो और पीछे जाएं, मतलब आजादी के बाद से ही कनाडा के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहे हैं। देखो 1970s तक ना कनाडा के साथ हमारे रिलेशन बढ़िया थे, मतलब ठीक ठाक थे। न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो रहा था इंडिया का कनाडा के साथ में। बट इंडिया ने कनाडा से जो फ्यूल लिया ना, उसका इस्तेमाल किया 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। उसके बाद कनाडा के रिलेशन इंडिया के साथ खराब हो गए। कनाडा ने इंडिया पर आरोप लगाया कि भैया हम तो आपको सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर फ्यूल दे रहे थे, आपने उससे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ये तो गलत किया आपने। तो उसी के बाद तो ये NSG बना था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो रिश्ते खराब हो गए उस समय। लेकिन 1980s आते आते रिश्ते थोड़े ठीक होने स्टार्ट हुए। लेकिन उस समय ना एयर इंडिया में बॉम्बिंग हुई थी, जिसके लिए खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल थे, और कनाडा में रहकर उन्होंने इस एयर इंडिया के एक प्लेन में बॉम्बिंग को अंजाम दिया। तो इंडिया के साथ ना उन्होंने ना कोऑपरेट नहीं किया, उन अपराधियों को इंडिया को सौंपने से मना कर दिया, मतलब अच्छे से साथ नहीं दिया। फिर से इंडिया कनाडा से नाराज हो गया। बट देखो काफी सालों के बाद रिलेशन से इंप्रूव होने स्टार्ट हुए 2010 में, जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो कनाडा की यात्रा पर गए थे और बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी। और मोदी जी ने भी 2015 में कनाडा के साथ में एक एग्रीमेंट ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन साइन किया। रिश्ते उस समय भी अच्छे थे। लेकिन देखो खालिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की एक्टिविटीज को लेके रिश्ते खराब होने स्टार्ट हो गए 2018 के बाद में।
और अब एक बार फिर से रिश्ते इंप्रूव होने स्टार्ट हुए हैं 2023 में आके। तो मतलब आपने देखा कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है ना, वो साइन वेव की तरह है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है कनाडा और इंडिया के रिलेशंस में। वैसे देखो, एक क्वेश्चन ये भी उठता है जो आपके मन में आना चाहिए, इंडिया तो इसलिए कनाडा के साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और इंडिया कनाडा की धरती से खालिस्तान ग्रुप्स की जो एक्टिविटीज हैं उन पर लगाम लगवाना चाहता है। कनाडा का क्या इंटरेस्ट है, वो इंडिया के साथ रिलेशन क्यों इंप्रूव करना चाहता है? देखो, अभी ना कनाडा और चाइना के रिश्तों में काफी खटास है। लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई थी, मतलब टेंशंस क्यों आई कनाडा और चाइना के रिलेशंस में? यूएसए के कहने पर ना चाइना की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी है हुआई कंपनी के चीफ की बेटी कनाडा की यात्रा पर गई थी और यूएसए के कहने पर कनाडा ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। अब तो वो छूट चुकी हैं, मतलब अब कनाडा ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन काफी समय तक वो कनाडा की जेल में रही। बाद में चाइना ने इस एक्शन के रिस्पॉन्स में कनाडा के 2 डिप्लोमेट्स को अरेस्ट कर लिया, मतलब टिट फॉर टैट की रणनीति। इस वजह से रिश्तों में काफी खटास आ गई। बाद में कोविड-19 की महामारी आई, कनाडा के सरकार ने चाइना पर काफी आरोप लगाए, तो रिश्तों में काफी टेंशंस हैं। हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर कनाडा ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसमें चाइना को एक बड़ा पावर डिसरप्टर के तौर पर बताया गया। ये देखो, इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव ग्लोबल पावर कहा गया चाइना को। और इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में कनाडा ने कहा इंडिया को लेकर कि इंडिया एक क्रिटिकल पार्टनर है। तो मतलब चाइना कनाडा के रिलेशंस में टेंशंस हैं और इंडिया को कनाडा एक क्रिटिकल पार्टनर के रूप में देख रहा है। इंडिया की फॉर्म में कनाडा को एक बहुत बड़ी मार्केट मिलती है, इतने सारे लोग हैं इंडिया में, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अब इंडिया की होने वाली है। दूसरा, इवन इंडिया भी देखो ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अब साइन करना चाहता है। यूएई के साथ हमने साइन किया, तो कनाडा भी इंडिया के लिए एक ऑप्शन है कि कनाडा के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। नेगोशिएशंस चल रही हैं, बट देखो ऐसी उम्मीद कम है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। यह भी एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें सहमति बनती है दोनों देशों के बीच में कि इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे हम टैरिफ कम लगाएंगे, कोऑपरेशन करेंगे दूसरे डोमेन्स में। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होने में टाइम लगेगा, लेकिन एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। आप बोलोगे ये अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? जैसे देखो, मान लीजिए 100 प्रोडक्ट्स पे सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, 40 पे सहमति बन चुकी है कि 40 प्रोडक्ट पे टैरिफ को कम कर देते हैं, टैक्स को कम कर देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देते हैं। लेकिन 60 प्रोडक्ट्स पर अभी दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं। कनाडा कहता है कि ज्यादा टैरिफ रखें, इंडिया कहता है कम टैरिफ रखें। तो कम से कम जिन प्रोडक्ट्स पर सहमति बनी है उसको लेके तो एग्रीमेंट अनाउंस कर दो ना। इसे कहते हैं अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये अनाउंस हो सकता है जल्द ही इंडिया और कनाडा के बीच में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया कनाडा रिलेशंस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।